तेलंगाना की जनता जो है वो केसीआर से अगर निराश होगी तो वो भाजपा नहीं बल्कि अपनों की तरफ देखेगी। अपनों से मुराद मतलब कांग्रेस है। 2004 में भी कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी, तो उसमें जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। 2009 में भी जो कांग्रेस की सीटें जब 200 से पार गई थी, उसमें भी यूनाइटेड आंध्र प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका थी। केसीआर द मोस्ट स्मार्टेस्ट पॉलिटिशियन इफ यू हैव मेट हिम। आपको लगता है कि पॉलिटिकल जो नुआंसेस उनको पता लगता है सबसे बेहतर है। रेसिपी तैयार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने लिए स्वादिष्ट भोजन बना पाएगी नहीं बना पाएगी, ये अभी सवाल है। बेंच स्ट्रेंथ अभी भी है तेलंगाना कांग्रेस में। रेवंत रेड्डी पदयात्रा की है और कुछ अच्छा क्राउड भी आया था उसमें। कांग्रेस ने अपने आप को फाइट में खड़ा करना और बिना साधनों के ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये कर्नाटक को दक्षिण का दरवाजा मानता था या द्वार मानता था, और उनको लगता था कि तेलंगाना हमारा अगला घर होगा, मतलब अगला जो पड़ाव होगा वो तेलंगाना होगा। नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज तक के इस साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक सभा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। हम चर्चा करते हैं कि इस हफ्ते क्या कुछ बड़ा हो रहा है और खासकर 2024 की राजनीति के लिए क्या कुछ घटने जा रहा है। कांग्रेस अपनी वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग है वो हैदराबाद में कर रही है। इसके कई सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जो अगला निशाना है वो तेलंगाना है। तेलंगाना इसलिए भी है क्योंकि वहां पर एक तरीके से उनका नया कार्डर मजबूत हुआ है। दूसरी तरफ से कर्नाटक के बाद तेलंगाना में संभावनाएं उनके लिए ज्यादा बलवती होती दिखाई दे रही हैं। इस पर चर्चा करेंगे। पहले सीडब्ल्यूसी पर चर्चा करेंगे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो पहली मीटिंग हो रही है इसको लेकर, और दूसरी बात फिर तेलंगाना के जरिए 2024 के रास्ते पर। हमारे साथ चर्चा में तक चैनल्स के प्रमुख मिलिंद खांडेकर जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे साथी तेलंगाना से नागार्जुन, उनसे बात करेंगे। सर, राशिद सर, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि सीडब्ल्यूसी की ये पहली मीटिंग है, मतलब खरगे साहब के प्रेसिडेंट बनने के बाद, और हैदराबाद में हो रही है। हैदराबाद में होने के इसके मायने क्या क्या निकाले जाएं? देखिए, बड़ा कांग्रेस इस बार बड़ा सोच समझ के प्रयास कर रही है और कुछ मामले में वो एक तरीके से भाजपा का अनुसरण भी कर रही है। जैसे तारीख 17 सितंबर को जो वहाँ उनकी एक जनसभा होने वाली है। 17 सितंबर जो था वो बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि 1948 में उसका हैदराबाद स्टेट थी उसका बड़ी विषम परिस्थितियों में उसका विलय हुआ था देश के साथ में। और उसके पीछे पूरा का पूरा एक जो पुलिस एक्शन कहलाता है, निजाम हैदराबाद की जो एक तनातनी थी और एक उनकी वो अलग होना चाहते थे या नाक नुकर निकाल रहे थे, और सरदार पटेल ने किस तरीके से उनको उचित किया और उसके बाद भारत का जो नया गणराज्य बना उसमें वो शामिल हुए। तो ये बात उस इतिहास को उसमें कांग्रेस उसको उस धरोहर को अपनाने की मतलब प्रयास कर रही है। अपनाना तो खैर है उनका, लेकिन ऐसा माना जाता है जो इस सारा जो भाजपा की जो जबान में जिसे कहते हैं ना कि मुस्लिम तुष्टीकरण और तमाम चीजों में, तो वो अध्याय जो 1948 का 17 सितंबर का है वो एक तरीके से पीछे चला जा रहा है और कांग्रेस उसको अपनाने मतलब ओन अंग्रेजी में कहते हैं उसको ओन अप करने की कोशिश कर रही है। और उससे राज्य के हम जो है हमेशा से शुरुआती दौर से ही जो मामला जो हैदराबाद स्टेट का या आज जो तेलंगाना है उसके हम हमेशा से पक्षदार है। तो ये एक मजबूत पिच पे एक मतलब एक कांग्रेस जो है कोशिश कर रही है कि वहां जाए। इसको कितने लोग उसको मानेंगे या अपनाएंगे ये तो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस का प्रयास जो है, क्योंकि उमूमन मिलिंद जी जानते हैं कि अधिकांश कांग्रेस की कार्य समिति की मीटिंग जो है वो केवल दिल्ली में ही होती है। दिल्ली से बाहर होना, हैदराबाद में होना, दिन का चुनाव करना। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो 84 लोग और जो उसमें सारे परमानेंट इनवाइटी, स्पेशल इनवाइटी सबको बुलाया गया है और उन सबको जिम्मेदारी दी गई कि वो बस मीटिंग खत्म करने के बाद दिल्ली या जहां से आए हैं वहां से वापसी नहीं है। उनको कोई ना कोई एक कॉन्स्टिट्युएंसी है, जैसा हम जानते हैं 119 कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं तेलंगाना में असेंबली की, तो वहां एक कॉन्स्टिट्युएंसी में जाकर प्रचार प्रसार भी करना होगा। तो एक अनूठी कोशिश है, एक प्रयास है और जिसका मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ श्रेय जो है वो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उनको जाता है। सर, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरीके से सर ने जनसभा का जिक्र किया उसमें कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी आएंगी और उसमें 5 गारंटी स्कीम्स का वो ऐलान कर सकती हैं। ये 5 गारंटी स्कीम ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस के लिए रामबाण औषधि के रूप में काम कर रही हैं। देखिए, ये हम अविचल पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि जो डिफरेंशिएटर है कांग्रेस और बीजेपी में वो
या तो धर्म के नाम पर हो सकता है, मतलब धर्मनिरपेक्षता वर्सेस मान लीजिए जिसको कांग्रेस सांप्रदायिकता कहती है, बीजेपी कहती है कि नहीं हिंदुओं को उनकी जगह मिलनी चाहिए, तो वो धर्म की लड़ाई है। और उस धर्म की लड़ाई में कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है, उस पर तुष्टीकरण का आरोप लग जाता है। लेकिन अब अगर जो आर्थिक नीतियां जो हैं वो भी वेलफेयर स्कीम बीजेपी ने काफ़ी हद तक अपना ली है जो कांग्रेस के पास थी, तो अब कांग्रेस के पास बचा कुचा अगर उसको अगर कोई नई चीज़ ऑफर करनी, जो रामबाण आप कह रहे हैं, वो बनता है यही गारंटी जो हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में भी हुई, जो हमने देखा कर्नाटक में भी हुई, या अगर अब देखें मध्य प्रदेश में भी वही काम किया जा रहा है कि लोगों को हम जो है वेलफेयर करें, उनको मुफ्त में चीज़ें दें और उसके बदले में हम वोट लें। लोग जो परेशान हैं महंगाई से, उसका हम लाभ उठा के उनको वोट में तब्दील करें। तो ये एक जो रामबाण औषधि की आप बात कर रहे हैं वही है। लेकिन एक और चीज़ जो आपने राशिद से सवाल पूछा था उसका भी मैं जवाब देना चाहूँगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जब से खड़गे जी आए हैं तब से बदलाव की कोशिश हो रही है। तो बीजेपी हमेशा से अपनी जो भी बैठकें हैं वो सरकार में रहे ना रहे, पहले से वो हमेशा जिस राज्य में चुनाव होने वाले हैं, मतलब वो दिल्ली से बाहर अपनी बैठकें करती थी, चाहे वो महाअधिवेशन हो उनका या उनकी जो कार्यकारिणी की बैठकें थी, वो हमेशा से पिछले, मतलब मैंने जितने भी सालों से बीजेपी को देखा है, वो हमेशा जहाँ पर भी चुनाव होने वाले होते हैं वहीं पर उसकी कार्यकारिणी की या कार्य समिति की बैठकें होती रहती है। कांग्रेस इस मामले में जब से सत्ता उसको मिली हुई थी या लगातार सत्ता में रहने की वजह से सारी चीज़ें जो नेताओं की शायद सुविधा की वजह से दिल्ली में ही हुआ करती थी। तो अब ये प्रयास एक तरह से, जैसे हैदराबाद में अगर ये कार्य समिति की बैठक हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्रयास ये है कि वहाँ पर हम लोकल लेवल पे हम कार्डर को मोबिलाइज कर पाए, उनको थोड़ा एक्टिवेट कर पाए। तो कांग्रेस भी अब वही कर रही है जो अब तक बीजेपी करते आई है, क्योंकि बीजेपी कभी भी अपने आप को, और मैं ये बहुत मतलब बार बार एक बात कह रहा हूँ कि भले वो सरकार में, ऐसा नहीं कि 10 साल में हुआ है, वाजपेयी जी के समय, अडवाणी जी के समय हमेशा से उनकी बैठकें उस जगह होती थी। अगर गोवा में चुनाव है तो गोवा में बैठक है, हर जगह वो एक कैलेंडर की तरह उसको फॉलो होता था, जो कि कांग्रेस ने करना बंद कर दिया था। लेकिन अब ये हम देख रहे हैं खड़गे जी के आने के बाद में कि इसकी शुरुआत हो रही है। अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें, आंध्रा की पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो जो अनडिवाइडेड आंध्रा था तो उसमें 42 लोकसभा सीट्स थी, और हम लोकसभा को लेकर भी इसमें खास तौर पर नज़र रख रहे हैं। अभी अगर हम देखें कि तेलंगाना में 17 और आंध्रा में 25 हैं। आंध्रा एक ऐसी स्थिति में आ चुका है जिसमें वाईएसआर का एक जलवा जलाल कायम है, वहां पर कांग्रेस अभी कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन तेलंगाना एक ऐसी स्थिति में जहां पर उनके पास संभावनाओं का खेल है, और हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा भी, या फिर जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर दम लगाने वाली बात वही है जहां पर उनके पास चांसेस हैं। देखिए, अभी चल हुआ ये कि जब पिछले दिनों एक महाराष्ट्र की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तमाम महाराष्ट्र के तमाम नेता मौजूद थे, पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान और बाकी साहब तमाम नेता। और वहां पर राहुल गांधी ने एक बात कही जो वहां के लोगों ने उनको एकदम से थोड़ी सी अटपटी सी लगी, और उन्होंने कहा कि हम चारों राज्यों में जो आने वाले अभी चुनाव होने वाले हैं, राहुल गांधी ने कहा वहां कांग्रेस चारों जगह चुनाव जीतेगी। तो मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का दावा तो समझ में आता है, राजस्थान का भी हम राजनीतिक रूप से, क्योंकि कांग्रेस वहां सत्ता में है, खींचतान के कहा जा सकता है। लेकिन तेलंगाना इसको लेकर के बड़ी कांग्रेस में वही कि, और राहुल गांधी ने कहा कि हाँ हम वहां चुनाव जीत रहे हैं, तो उसको लेकर के कांग्रेस में बड़ी एक तरीके का एक्साइटमेंट हुआ। और उसके बाद फिर लोगों ने उसको और ज्यादा बारीकी से केंद्रीय स्तर पे या दूसरे राज्यों से भी देखने लगे। तो वहां उनको लगा कि अब एक तरीके का, जिस तरीके के लोग दूसरे दल और खुद केसीआर के कैबिनेट के लोग जो है वो छोड़ के कुछ आ रहे हैं और कुछ आने वाले हैं, इस तरह की बात है। तो ये एक जो चुनाव का समय होता है, इसे हम कहते हैं सीजन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, के बड़ा उथल पुथल होती है, लोग पार्टी बदलते हैं। लेकिन उमूमन ये भी देखा गया है कि अगर किसी राजनीतिक दल के प्रति ज्यादा उत्साह या आकर्षण होता है और खासतौर से वो सत्ताधारी नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि कुछ उस पार्टी में कुछ दम है। तो कांग्रेस का पुराने जमाने में, जिसका आपने जिक्र किया, जो अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था, वो बड़ा गढ़ था, और उसमें भी तेलंगाना खास तौर से। मुझे याद है 1977 में, मैं उम्र में छोटा था लेकिन मुझे साफ याद है कि 1977 में कांग्रेस का बिल्कुल एक तरीके राजनीतिक से सुपड़ा साफ हो गया था। मैं लखनऊ में था, तो वहाँ अखबार के दफ्तर के सामने हम बाहर खड़े हुए थे, और वहां पर पहले वो ऐसे जैसे क्रिकेट का पुराने जमाने में स्कोर बोर्ड होता था, वैसे ही सीटों का लाया जाता था। तो शुरुआती वो आंध्र से सीटें आई और 42 की 42 कांग्रेस के पक्ष
निराश में चली गई। तो जो उस समय जो लोग बदलाव चाह रहे थे या जिन्हें लग रहा था कि बदलाव है, वो भले शुरुआती 1-2 घंटे में बहुत निराश हुए, जब तक उत्तर भारत और मध्य भारत से खबरें नहीं आना शुरू हुई। तो कांग्रेस का बड़ा गढ़ रहा है बेदक, जो भी तेलंगाना में है, वहां से इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी। तो तेलंगाना का बड़ा, कांग्रेस का एक बड़ा पुराना इतिहास, बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है। तो इसलिए कांग्रेस में एक वो है कि आप लौट चले, जो ऋषि कपूर की फिल्म आई थी वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में थी, लेकिन वहां पर ये वो चल रहा है कि तेलंगाना की जनता जो है वो केसीआर से अगर निराश होगी तो वो भाजपा नहीं बल्कि अपनों की तरफ देखेगी। अपनों से मुराद मतलब कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस और केसीआर की पार्टी में बड़ा घालमेल है। मतलब अधिकांश लोग जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ करके जो है वहां तेलंगाना की जो बीआरएस अब कहलाती है और पहले टीआरएस कहलाती थी उसमें गए। और कांग्रेस ने वो तेलंगाना बनवाया भी, ये भी एक तथ्यात्मक बात है। यूपीए के समय में पृथक राज्य तेलंगाना बना, उसका राजनीतिक लाभ नहीं कांग्रेस उठा पाई। वहां एक ऐसे दांवपेच हुए, और कांग्रेस का मानना ये है कि उस समय जो चंद्रशेखर राव थे कांग्रेस में थे, और उन्होंने जब ये पार्टी अलग बनाई तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, तो उन्होंने ये कहा था कांग्रेस से, सोनिया गांधी से और डॉक्टर मनमोहन सिंह से, कि वो अपने टीआरएस जो है वो कांग्रेस में मर्ज कर देंगे और कांग्रेस के वहां पर चुनाव लड़ेगी, तो कांग्रेस कम से कम तेलंगाना में सत्ता में आ जाएगा। लेकिन अंतिम समय उन्होंने एक अच्छे सलीके राजनेता के तौर पे अलग पार्टी बनाई, और वो अलग पार्टी की आइडेंटिटी उन्होंने मेंटेन करी, और उससे अब उनको पूरा का पूरा। और दिलचस्प बात एक और मैं कहूंगा विचल, की वहां के ऊपर जो कांग्रेस ने स्लोगन लगाया है तेलंगाना में, वो भी कम दिलचस्प नहीं है। परिवारवाद का इल्जाम अगर हम किसी को देते हैं तो उसमें कांग्रेस सबसे पहले सामने एक ऐसा कांग्रेस का चेहरा आता है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस वहां पर उल्टा उनके ऊपर इल्जाम लगा रही है कि जनता बनाम परिवार। मतलब तेलंगाना की जनता कुछ चाहती है और केसीआर का परिवार जो है वो कुछ चाहता है, और केसीआर के परिवार की वहां मनमानी चल रही है। तो बड़ा दिलचस्प मामला है। कांग्रेस अपनी खोई भी जमीन तेलंगाना में पाना चाहती है। तेलंगाना में एक और बात मैं बताऊं कि जो आंध्र के मुख्यमंत्री हैं वाई राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन रेड्डी, और जगन रेड्डी की बहन जो है वो शर्मिला, वो वहां के ऊपर काफी तेलंगाना में सक्रिय है। तो कांग्रेस उनको भी अपनी तरफ ला करके, कांग्रेस वो भी एक दांव खेल रही है कि जो पुरानी जो वाईएसआर की लेगेसी है उसका एक हिस्से को भी कांग्रेस वहां प्रस्तुत करना चाहती है। कांग्रेस के लिए जो अभी राशिद भी बात कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है, अगर 2004 में भी कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी तो उसमें जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। 2009 में भी जो कांग्रेस की सीटें जब 200 से पार गई थी उसमें भी यूनाइटेड आंध्र प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका थी। और जो वाईएसआर जो कि जगन मोहन रेड्डी के या शर्मिला रेड्डी के पिताजी आप जिनका जिक्र कर रहे थे, वो उनका निधन हो गया एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, और वो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मतलब जैसे एक नेता के जाने से ही पूरी पार्टी खत्म हो गई एक तरह से, अगर पूरे आप तेलंगाना देख लीजिए या आंध्र प्रदेश देख लीजिए। और ये जो तेलंगाना राज्य की मांग जो कांग्रेस ने 2014 में मतलब मान ली थी, जो फाइनली उसका मतलब देखने मिला, तो ये मांग तो बहुत पुरानी है। मतलब 1970 से ये मांग चली आ रही है। फिर जो केसीआर है, ये चंद्रशेखर राव, ये भी इस मांग को उठा रहे थे 2001 से, लेकिन वाईएसआर रेड्डी जो थे वो इसको मैनेज कर रहे थे कांग्रेस के लिए एक तरह से। उनके निधन के बाद में कांग्रेस वहाँ पर पूरी तरह से ध्वस्त हो गई 2014 आते आते। न उसके पास तेलंगाना में रहा कुछ, चाहे लोकसभा देख लीजिए या विधानसभा देख लीजिए, और आंध्र प्रदेश में तो उसका कोई नाम लेवा ही नहीं रह गया है। तो वाईएसआर का जो नुकसान है वो बहुत भारी है। कांग्रेस अभी भी वो आंध्र प्रदेश में नहीं जा रही जहाँ पर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है। कांग्रेस अभी भी लगी हुई है कि हम किसी भी तरह से तेलंगाना में, जहाँ पर भी पुराना नाता है, और जब होता है ना कि भाई जिसने तेलंगाना राज्य की मांग मानी वही पार्टी साफ हो गई। क्यों साफ हो गई? क्योंकि जो केसीआर थे उन्होंने सारा जो भी था श्रेय लूट लिया और सारी चीज़ें कर ली, उन्होंने अपनी तरफ कर ली। और केसीआर के बारे में भी एक मैं दिलचस्प बात आपको बता दूं कि 2004 में केसीआर यूपीए में थे, मंत्री भी रहे केसीआर उसके साथ में, लेकिन 2009 में उन्होंने आगे बीजेपी से हाथ मिला लिया, बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो गए। फिर जब मांग मान ली गई तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली 2014 में, बिना किसी के साथ चुनाव लड़ा, और तब से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं।
राजशेखर रेड्डी की बात करी, उसमें बड़ा दिलचस्प पहलू ये रहा कि जब वाईएस राजशेखर रेड्डी का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जब वो उनका निधन हो गया, तो उस समय उनके परिवार जो था वो एक वहां के ऊपर आंध्रा में पूरे यूनाइटेड आंध्रा में एक वो रैली निकालना चाह रहे थे, और उसकी कांग्रेस, बल्कि मतलब हम कहें सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने उसकी अनुमति नहीं दी, और वही एक बोर्ड ऑफ कंटेंशन, एक झगड़े की वजह बना, और जगन मोहन मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। और आप देखिए, मतलब ये इस बात को कोई विश्वास हो सकता है ना करे, और विडंबना भी मैं कहूंगा कि उनकी सारी जो विरोध जो था वो राहुल गांधी ने करा, और राहुल गांधी उस समय, राहुल गांधी का, और उन्होंने सोनिया गांधी को इस बात पे कन्विंस किया कि हम इस तरह की नजीर कायम नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट्स नहीं बना सकते कि एक मुख्यमंत्री जिसका निधन हो जाए तो उसके बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो एक परिवारवाद के राहुल गांधी खुद उसके एक बेनिफिशियरी हम कह सकते हैं। जो पूरा का पूरा इतिहास है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और उसी के सदस्य ने उसका विरोध किया कि जगन मोहन को ये ना बनाया जाए, क्योंकि फिर दूसरे राज्यों में भी अगर कोई कभी भी कोई एक ऐसी दुर्घटना होती है, कोई निधन होता है, तो वहां का मुख्यमंत्री का परिवार कहेगा कि उसका उसूल से बात सही थी, लेकिन आदमी हो सकता है उचित नहीं थे, और उससे राजनीति ने ऐसी करवट खाई कि कांग्रेस आंध्रा में भी बेदखल हो गई और तेलंगाना में भी हाशिए पे आ गई। कई सारे किस्से जो हैं राशिद सर ने बताए। हमने बात शुरू करी थी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग से लेकर, और अब तक हम पहुंचे कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना विस्तार जो है तेलंगाना में तेज कर दिया, क्योंकि आंध्रा उनके लिए ज़मीन बची नहीं। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने कर्नाटक के चुनाव को बहुत बखूबी तरीके से खबर किया, और अब आप तेलंगाना पर नज़र बनाए हुए हैं। ये जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रही है, इस पर चर्चा हो गई, लेकिन कांग्रेस की यथास्थिति है क्या है वहाँ पर? हवा किस तरफ चल रही है, बयार किस तरफ बह रही है? देखिए, जो नेता सबसे उनको जानकारी होगी कि हवा किस तरफ जा रही है। मोर देन जर्नलिस्ट, मोर देन बिजनेसमैन, मोर देन सोसाइटी, नेता को लगता है हवा किस तरफ से जा रही है। ऑलरेडी काफी सारे सिटिंग एमएलए जो बीआरएस के हैं वो या बीजेपी गए हुए हैं या कांग्रेस गए हुए हैं ऑलरेडी, काफी सारे। और मुझे जानकारी कल मिली है कि एक सिटिंग मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेशन के दिन कांग्रेस के पार्टी से नॉमिनेशन करेंगे, और आज भी वो सिटिंग मंत्री है। इतना कम्युनिकेशन हो गया, और कांग्रेस और जो पोच होने वाले लीडर्स जो है बीआरएस में, इतना अंडरस्टैंडिंग आ गया कि आखिरी दिन तक आप बीआरएस में रहिए, नॉमिनेशन के दिन आप हमारे टिकट पे आप नॉमिनेशन फाइल कर दीजिए। तो काफी सारे नेता अभी इस वक्त कांग्रेस के टच में है। बीआरएस के जो कांग्रेस का जो पोटेंशियल है वो आगे बढ़ रहा है तेलंगाना में। और जो टिकट्स अनाउंस हुआ 115 बीआरएस का, उसमें आप देख सकते हैं पहली बार खुद मुख्यमंत्री 2 सीट से लड़ रहे हैं, एक गजवेल और एक कामारेड्डी। गजवेल से 2 बार जीते हैं, और इस बार दूसरी सीट पर उनकी नजर है। आप सोचिए, एक बड़ा सा नेता, इनफैक्ट आई कंसिडर केसीआर द मोस्ट स्मार्टेस्ट पॉलिटिशियन इफ यू हैव मेट हिम। आपको लगता है कि पॉलिटिकल जो नुआंसेस उनको पता लगता है सबसे बेहतर है। सबसे साउथ इंडिया में तो आई हैव मेट ऑल ऑफ देम, बट आई फील केसीआर नोज द पॉलिटिकल नुआंसेस वेरी वेल। वो खुद दूसरे सीट पे अगर लड़ना चाहते हैं तो क्या है कि वो गजवेल में हार रहे हैं, और या किसी और वजह है इसके पीछे। ये सब चर्चा हो रही है, बट मुझे लगता है कांग्रेस का जो पोटेंशियल है इलेक्शन डेट अनाउंस होने के बाद और 2% 3% आगे बढ़ेगा। आजकल का सर्वे उनको 40 या 35 पर लगाया गया है, हाफ वे मार्क 59 to 60 है। कांग्रेस अभी भी 15-20 सीट पीछे है, बट दे हैव ऑल द रेसिपी राइट नाउ, इंग्रेडिएंट्स टू क्रिएट द रेसिपी टू गेट द हाफ वे मार्क। बट वो कर पाएंगे नहीं, वो बड़ी बात है। लाइक कांग्रेस की वही एक खासियत है, दे स्नैच द डिफीट फ्रॉम द माउथ ऑफ द विक्ट्री। बट इस बार जो कर्नाटक में हुआ वो मोरल बूस्ट और रिपल इफेक्ट तेलंगाना में भी है। जो स्ट्रैटेजी पिछले बार कर्नाटक में वो प्रोफेशनल टीम के साथ वो कर रहे थे, उसी टीम तेलंगाना में भी काम कर रही है। और पोल प्रोमिसेस जो कर्नाटक में वो बहुत अच्छा तरीके से मार्केटिंग की है, वो पोल प्रोमिसेस तेलंगाना कांग्रेस 17 तारीख सितंबर को अनाउंस करेंगे सोनिया गांधी के रैली में। और इस बार सोनिया गांधी ट्रम्प कार्ड रहेंगे कांग्रेस के लिए, एक सेंटिमेंट कार्ड। जैसे हमने आपको एक स्टेट दिया है, केसीआर ने 10 साल का राज किया है, बट आप देखिए क्या हुआ है। आखिरी बार हम पूछ रहे दैट यू गिव अस द वोट्स बैक बिकॉज वी गिव यू द स्टेट। एक सेंटिमेंटल ग्रैंड मदर फिगर एक सोनिया गांधी को बना के इधर इस बार कांग्रेस प्ले करना चाहती है। मुझे लगता है गुडविल है अभी भी कांग्रेस के लिए, बेंच स्ट्रेंथ है काफी हद तक।
इट्स बिकॉज ऑफ द पीसीसी अग्रेशन फ्रॉम द लोकल लीडर्स। बेंच स्ट्रेंथ अभी भी है तेलंगाना कांग्रेस में। रेवंत रेड्डी पदयात्रा किया है और कुछ अच्छा क्राउड भी आया था उसमें। डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर पर्सनालिटीज है। दे मोबिलाइज द कार्डर्स, एनर्जाइज द कार्डर्स। तो इस बार पोटेंशियल है, बट लाइक आई सेड आखिरी क्षण तक नेक टू नेक है। एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज द बीजेपी हैज डिक्लाइंड इन द लास्ट 1 ईयर। जीएचएमसी में नड्डा जी आए थे, अमित शाह जी आए थे, इतना अग्रेसिव कैंपेन करने के बाद अब पूरा शांत हो गया है माहौल बीजेपी के लिए। मैं खुद एक बीजेपी नेता से बात कर रहा था कि क्या हो गया। उन्होंने एक अनेक्डोट दी दैट लक्ष्मण जो पिछले इलेक्शन में अध्यक्ष थे वो साधु थे और किशन रेड्डी वो सन्यासी है, तो इसको लेके हम कैसे जीतेंगे इलेक्शंस, वो खुद बीजेपी नेता बता रहे थे। राशिद सर, नागार्जुन भाई ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि रेसिपी तैयार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने लिए स्वादिष्ट भोजन बना पाएगी नहीं बना पाएगी, ये अभी सवाल है। जी देखिए, यहाँ पर कांग्रेस जो है, जैसा नागार्जुन जी कह रहे हैं, कांग्रेस वहां पर पूरा अपना अथक प्रयास कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक दक्षिण भारत के राज्यों में उसका पकड़ नहीं होगी, जैसे केरल में है, कर्नाटक में भी आ गया, तमिलनाडु में उसका एक बढ़िया अलायंस है, तो ये आंध्रा और तेलंगाना ये दो ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस का स्थिति बहुत ही खराब रही, निराशाजनक रही है। और आंध्र में जैसा हमने कहा कि वहां की राजनीतिक स्थिति अभी कांग्रेस को सूट नहीं करती, तो पूरा का पूरा जोर और दबाव जो है वो तेलंगाना पे है, और तेलंगाना में उनको उम्मीद है कि अच्छे परिणाम आएंगे। देखिए, कांग्रेस ने शुरुआत में, जैसा नागार्जुन कह रहे थे, भाजपा से कंपटीशन था कि नंबर 2 की लड़ाई कौन सी है। अब नंबर 2 की पोजीशन पे आने के लिए अब वो नंबर 1 की लड़ाई कर रहे हैं, और जो गुडविल है, जो एक सेंटिमेंटल क्वोशिएंट है, देखिए मुझे लगता है वो माँ बेटी दोनों वहां सक्रिय होंगे। मतलब सोनिया गांधी का जो एक है, एक इमोशनल कार्ड, एक जो मदर फिगर के रूप में पेश करेंगे जैसे, तो बहुत से लोगों को वो प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की झलक आती है। तो इंदिरा अम्मा का जो एक पूरा वहाँ रोल था, जो मेदक के चुनाव में नजर आया था, और आंध्र के लोगों से, मतलब जो अनडिवाइडेड आंध्र था, वहां इंदिरा गांधी की बड़ी इज्जत थी, क्या मैं कहता हूँ आज भी है। तो वो उस गुडविल को कैश कराने का वो है। अब वो फिल्म में तो आप लौट चले में हो गया था, लेकिन अब यहाँ के ऊपर तेलंगाना की जनता स्वीकार करती है या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को फाइट में खड़ा करना और बिना साधनों के, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तेलंगाना पर जो सर्वे हुए हैं, अगर हम इंडिया टुडे MOTN की बात करें तो इंडिया को 7 सीटें, एनडीए को 4, इंडिया को 38%। इंडिया में यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर हमें कांग्रेस को ही समझना चाहिए। और अगर इंडिया टीवी के सर्वे की बात करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट है, वहां पर बीआरएस को 8 सीटें, बीजेपी को 6 और इंडिया को 2 सीटें दिखाई जा रही हैं। अब मूड ऑफ द नेशन और काफी मिड टर्म सर्वे वो छोड़ दीजिए, हम रखेंगे इसके ऊपर 2018 और 2019 का इलेक्शन का रिजल्ट जो था। 2019 में 3 सीट कांग्रेस और 4 सीट बीजेपी ने जीता था। 7 सीट आउट ऑफ 17 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ओएसी का 1 सीट। तो 8 सीट ऑलरेडी बीआरएस के खिलाफ गए हैं। और जो मतलब वो माहौल था, ये सब वोट मोदी जी के फॉर इन सपोर्ट ऑफ मोदी जी नहीं था, क्योंकि 3 लोग कांग्रेस के भी जीते हैं और 1 ओएसी। तो बीआरएस का ऑलरेडी जो पीक था वो डिक्लाइन हो रहा था, मुझे लगता है उधर। और इस बार एक नैरेटिव सेट करने में वो शायद कुछ कम नजर आ रहा है। लास्ट टाइम 2018 में जो था, चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना में इलेक्शन लड़ने लगे कांग्रेस के साथ, तो उस बार एक सेंटिमेंट था आंध्रा वर्सेस तेलंगाना। आंध्रा लोग तेलंगाना आके क्यों लड़ रहे हैं और हमारे जॉब छीनेंगे, हमारा सीटें छीनेंगे। अब क्या इनका लेना देना है तेलंगाना से। इस बार ना नायडू लड़ रहा है, ना कोई आंध्र प्रदेश का फैक्शन है। शर्मिला जो जगन की बहन है, वो आ रही थी तेलंगाना में लड़ने के लिए, बट वो भी ऑन बैकफुट है। शी इज मोस्ट लाइकली टू मर्ज हर पार्टी इन कांग्रेस विद द कांग्रेस। सो इस बार नैरेटिव नहीं है कि किसको दुश्मन दिखाए, एक एनिमी फैक्टर जो था, हम इज इट मी और वो, इस बार वो फैक्टर नहीं है, बट कांग्रेस वो फैक्टर दिखा रही है। इज इट मी और इज इट केसीआर? आपको डायनास्टी चाहिए या पार्टी चाहिए, आपको गुडविल चाहिए या डायनास्टी चाहिए, ऐसा एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और आगे जो 3 महीने में, जो 90 दिन है, हर दिन ऐसा नैरेटिव पेडल करेंगे कांग्रेस। बट we'll have to wait and watch what exactly will be the narrative that KCR government takes. As of now क्या हुआ है, जो वेलफेयर स्कीमें हैं, हर कम्युनिटी के लिए इस राज्य में एक वेलफेयर स्कीम है और हजारों करोड़ का फंड रखा है। जैसे दलित के लिए राइत बंधु है, फॉर फार्मर्स, फॉर अपर कास्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबके लिए फंड्स रखा है। और कांग्रेस यही मानना है कि
दिस इज मिसप्लेसिंग ऑफ प्रायोरिटीज। हर जिले में एक बड़ा सा एसपी ऑफिस, डीसी ऑफिस, एक्स्ट्रावेगेंट बंगलोज बनाया है। कांग्रेस का यही मानना है कि इसी पैसे को आप फार्मर के वेलफेयर के लिए लगा सकते हैं, स्ट्रीट वेंडर के वेलफेयर के लिए लगा सकते हैं, हैदराबाद सिटी के लिए लगा सकते हैं। और हैदराबाद एक इंपॉर्टेंट जोन होगा, शायद 27 सीट्स है इन कंप्लीट जीएचएमसी लिमिट्स। जो वो जीतेगा वो स्टेट जीतेगा, बिकॉज आउट ऑफ 119 इफ यू हैव टू विन 27, और उसमें ओवैसी भी खेलेंगे उस 27 में, और हर बार 6 या 7 सीट जीत ही रहे वो ओवैसी, तो आपको मिला बचा हुआ है 20 सीट। और 20 सीट में बीजेपी का एक एमएलए ऑलरेडी है, और आपका कांग्रेस और बीआरएस दोनों है। तो हैदराबाद बिकम्स वेरी क्रिटिकल फॉर ऑल द थ्री पार्टीज टू विन, बिकॉज इट टेक्स द लार्जेस्ट चंक, ऑलमोस्ट 30% का सीट है हैदराबाद में होती है। बाकी जो रूरल है वो कास्ट पॉलिटिक्स में पूरा डिपेंड करता है। डेटा आया, इसको देखकर ये लगा कि साहब की इंडिया अलायंस तेजी तो बरत रहा है, लेकिन तेलंगाना में वो स्थिति नहीं पा रहा है जो उनको चाहिए थी। जैसे कि हमने देखा महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार में उनको बहुत फायदा हो रहा है, तेलंगाना में वैसा फायदा नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीटें भी कम है? नहीं, देखिए, एक तो अभी हम चूंकि विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, अभी जो हम पहले बातचीत कर रहे हैं, तो अभी तक हमारे सामने कोई सर्वे नहीं है जो विधानसभा के लिए हुआ, ये हमारी जानकारी में नहीं। अगर हुआ भी है तो लोकल कोई चैनल ने किया हुआ। जो नेशनल चैनल्स ने चुनाव के लिए सर्वे किए हैं या प्रोजेक्शन किए, वो लोकसभा को लेकर किए हैं। लेकिन अगर आप दोनों में देखेंगे, इंडिया टीवी सीएनएक्स का और इंडिया टुडे का जो सी वोटर के साथ में, दोनों में जो अंतर है वो बीआरएस जो भी केसीआर की पार्टी है उसका वोट शेयर लगभग एक जैसा है। मतलब मैं अभी वोट शेयर की बात कर रहा हूँ, मैं अभी सीटों की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी बीआरएस का इंडिया टीवी के सर्वे में 40% था, इंडिया टुडे में वो 39, मतलब वो बराबर है। जो फर्क हमको देखने मिला है, हालांकि जो इंडिया टीवी का सर्वे थोड़ा पहले हुआ था, इंडिया टुडे का बाद में हुआ था, जो फर्क हमको देखने में मिल रहा है कि कांग्रेस या जो इंडिया अलायंस है, अगर आप उसका आंकड़ा देखेंगे तो वो पहले सर्वे में 23% था और वो वहां पर 38 हो गया। तो बेसिकली कांग्रेस को अगर वहां बढ़ना है तो वो बीजेपी के डिक्लाइन पर, जो नागार्जुन ने जिक्र किया। लेकिन ये अभी भी मैं एक बात आपको कहूंगा कि ये आंकड़े, ये जो वोट शेयर है, अगर कांग्रेस और बीआरएस बराबर है, ये लोकसभा के लिए बराबर ही दिखा रहे हैं। लेकिन आमतौर पे हमने देखा है कि जब भी रीजनल पार्टी को एडवांटेज होता है, जब लोकल चुनाव होता है, मतलब विधानसभा चुनाव होगा, तो बीआरएस को ज़्यादा लोग वोट कर सकते हैं। जो हम देखते हैं आप तो कि जो रीजनल पार्टी को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय कि किसी कांग्रेस या बीजेपी को। तो ये अभी भी जो अगर वोट शेयर बराबर दिखा रहा है जो लोकसभा का प्रोजेक्शन है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये फिर भी जब विधानसभा के लिए वोट पड़ेगा, अगर ये वाला आंकड़ा सही है, तो उसमें बीआरएस का वोट कांग्रेस से ज़्यादा हो सकता है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि वो कैसे बीआरएस से आगे जा पाए, और वो जाने के लिए कुछ हद तक कांग्रेस की जो किस्मत है वो इस पर भी निर्भर करेगी कि बीजेपी कैसा करती है। जिस तरीके से बीजेपी डिक्लाइन करे, जो आपने बात को शुरू किया था, और कांग्रेस वहां अप कर सकती है, और बीआरएस का भी जो हिसाब किताब है वो उसके आसपास बैठता है। अगर हम देख रहे हैं कि बीआरएस जिस स्थिति में है और जो अभी की यथास्थिति बताई जा रही है, अभी जो भी कुछ 24 पर निर्भर कर रहा है वो तेलंगाना की विधानसभा चुनावों को लेकर है। और जब हम उत्तर भारतीय होने के नाते मैं खुद पर लेता हूं इस बात को कि हम जिक्र सबसे ज़्यादा करते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, लेकिन वहाँ तेलंगाना को हम भूल जाते हैं। 5 राज्यों के चुनावों में मिजोरम को भूल जाते हैं। लेकिन अगर तेलंगाना से जिस तरीके से कर्नाटक से उनका एक तरह का मोमेंटम तैयार हुआ कांग्रेस का, अगर कांग्रेस यहाँ पर कुछ कर पाती है, एक उलटफेर कर पाती है, तो उसका जो मोमेंटम है वो 24 के लिए तैयार हो जाएगा। या तेलंगाना भी एक ऐसी स्थिति में होगा कि नहीं साहब, उत्तर भारत से ही जो कुछ हुआ सारा उत्खनन यहीं से हो जाएगा। इवन कमिंग एज अ वेरी क्लोज ऑपोजिशन, मोरल बूस्ट होगा कांग्रेस के लिए 2024 के लिए। सत्ते पे आए वो ना आए वो बोनस है, अगर सत्ते पे आ गए तो वो बोनस है। इवन गिविंग अ गुड फाइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो कांग्रेस के लिए एक बिग मोरल बूस्ट होगा। ताकि आपको पता होगा कि जब आंध्र प्रदेश डिवाइड हुआ है, पूरा बेंच स्ट्रेंथ खाली हो गया है। जो आप देख रहे हो बीआरएस में और वाईएसआरसीपी में, वो पूरा टीडीपी और कांग्रेस नेता ही है। सो फ्रेश टैलेंट ढूंढ के उनको कार्यकर्ता बना के अब जो लड़ रहे इलेक्शन, इस बार थोड़ा मॉरल बूस्ट भी होगा इफ दे गिव अ गुड फाइट, क्योंकि ये ट्रायंगुलर फाइट है, बीजेपी भी है, बीआरएस है, ओएसी है। तो ट्रायंगुलर फाइट में इफ यू कम टू, आई थिंक वो बड़ा मोरल बूस्ट रहेगा। अगर वो जीत भी गए तो सबसे बड़ा पोटेंशियल मार्केटिंग टूल होगा कि कर्नाटका जीते, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जीते, इससे बेहतर और क्या है। तो
पूरा साउथ का जो कंट्रोल था कांग्रेस का वो एक और बार वापस आने का सब कोशिश होगा, क्योंकि कर्नाटक में ऑलरेडी गवर्नमेंट में है, केरला कांग्रेस ऑपोजिशन में है, और लास्ट बार 2019 इलेक्शन में ऑलमोस्ट स्वीप किए थे। इन इन तमिलनाडु दे आर इन पावर। लोकसभा में 10 या 12 सीट जीते अलायंस में, और सिर्फ आंध्र प्रदेश को छोड़ के बाकी चारों राज्य में उनका बेंच स्ट्रेंथ अभी भी लागू है। सर आपसे ही फाइनल कमेंट ही चाहूंगा, क्योंकि 2024 की लड़ाई जो है वो 7 महीने करीब रह गए हैं और 3 महीने रह गए हैं, जिसमें हो सकता है कि जो चुनाव हैं वो इन 5 राज्यों में हो जाएं, जिसमें तेलंगाना भी शामिल है। लगातार बात ये की जा रही है कि कांग्रेस को कुछ ना कुछ बीच में चाहिए, जिससे वो 24 तक के लिए कम से कम ऐसा तो रहे कि हाँ साहब, अम्ब्रेला के नीचे जो है, अम्ब्रेला पकड़े हुए पार्टी वो कांग्रेस ही है। अगर तेलंगाना में उनका परफॉर्मेंस सुधरता है तो ये बताता है कि साउथ उनका पक्का हो रखा है, जो इनको ये पता है कि नॉर्थ उनका पक्का नहीं है। देखिए, बात ये जो मैंने पहले भी कहा कि जो कांग्रेस ने 2004 और 2009 में वापसी की थी, उसमें दक्षिण भारत की और खास करके जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश की बड़ी भूमिका थी। और 2014 और 2019 में वो जो 42 सीटें, वहाँ कांग्रेस एक तरह से पूरी तरह से साफ थी। साफ मतलब आप मान लीजिए, जो भी 2019 में कांग्रेस को वहाँ 3 ही सीटें मिली थी, तो आप साफ ही मान सकते हैं। आंध्र प्रदेश में उनका कोई 2 सीटें मिली। हाँ, तो कुल मिला के उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी, जहाँ मतलब मेजोरिटी सीटें आती थी, वहाँ 2-4 सीटें आना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मेरे लिए जो दूसरा, अगर आप अभी हम कांग्रेस की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो आश्चर्य की जो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये कर्नाटक को दक्षिण का दरवाज़ा मानता था या द्वार मानता था, और उनको लगता था कि तेलंगाना हमारा अगला घर होगा, मतलब अगला जो पड़ाव होगा वो तेलंगाना होगा। लेकिन जब से ये कर्नाटक में हारे हैं, उसके बाद में तेलंगाना को लेकर जो जोश था वो पता नहीं क्यों ठंडा पड़ गया। इसका कोई जवाब नहीं है। जैसे कि नागार्जुन ने कहा, भाई योगी आदित्यनाथ तक हैदराबाद के म्यूनसिपल चुनाव में प्रचार करने चले गए थे, नड्डा जी भी चले गए थे, पूरी पार्टी ने जोर लगा के हैदराबाद में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन बीजेपी मान लीजिए कर्नाटक में तो हार गई, लेकिन तेलंगाना में उसके और भी अच्छा करने की उम्मीद थी। अब मैं तो कहूँगा 6 महीने पहले तक भी लग रहा था कि नंबर 2 की पार्टी जो है बीजेपी है। लेकिन अब कम से कम इतनी बात कही जा रही है कि नंबर 2 की पार्टी कांग्रेस हो सकती है। तो कांग्रेस की ये भी लोग बात कर रहे हैं कि भाई वो सरकार भी बना सकती है। ये तो हमको पता नहीं बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ तो कांग्रेस नंबर 3 पे थी और बीजेपी सत्ता की दावेदार थी। अब जो है कांग्रेस कम से कम नंबर 2 पर आते हुए दिखती है। और जैसा कि नागार्जुन ने कहा कि अगर कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीतती भी नहीं है और नंबर 2 पर भी आ जाती है, तब भी 2024 के लिए उसके लिए एक मॉरल बूस्टर होगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि लोग जब विधानसभा में मतदान करते हैं तो वो एक क्षेत्रीय पार्टी को मतदान करते हैं, लेकिन जब वो लोकसभा में मतदान करते हैं तो आप देखेंगे कि कांग्रेस या बीजेपी कोई भी पार्टी हो, उसका वोट शेयर बिल्कुल उत्तर प्रदेश में भी बढ़ जाता है, मतलब वर्सेस से समाजवादी पार्टी या बीएसपी। तो कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि होगी अगर वहाँ पर वो नंबर 2 पर भी आ जाती है तब भी। और अगर जैसा बात नागार्जुन ने कही कि भाई अगर सरकार बन गई तो फिर तो ये बल्ले बल्ले बोनस है ये कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना में भी अगर सरकार बन जाती है। केरल में उनकी स्थिति अच्छी ही है, सिर्फ आंध्र प्रदेश एक राज्य रह जाता, जो 5 राज्य है, तमिलनाडु में भी सरकार में है। तो जो नॉर्थ और साउथ वाला जो डिवाइड है कांग्रेस और बीजेपी का, वो और गहरा जाएगा अगर तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई तो तेलंगाना में कांग्रेस जीती तो उनके लिए एक बेनिफिशियरी होगा, उसके साथ साथ 2024 के लिए एक मोरल बूस्टर होगा। जो अभी तक जो है वो कहा जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव जो है वो अगले चुनावों के लिए मोरल बूस्टर है। तो ऐसा वेट एंड दौड़ हो रही है, रिले दौड़ जैसे हम कहते हैं ना, वेट एंड पकड़ाने वाली बात हो रही है। देखना ये होगा कि क्या ये जो वेट एंड आगे पकड़ाया जाता है या नहीं पकड़ाया जाता है। हमारी चर्चा 2024 के चुनावों को लेकर और आम चुनावों को लेकर से पहले जो ये क्षेत्रीय चुनाव होने यानी कि विधानसभा के चुनाव होने, इन पर लगातार बनी रहेगी। आप आज साप्ताहिक सभा में जुड़े और नागार्जुन भाई आप जुड़े, और इसके साथ साथ कि आप लगातार जुड़ते रहेंगे क्योंकि तेलंगाना पर हमारी खास नज़र है, हम बात करते रहेंगे। आप जुड़े, आपका खूब खूब शुक्रिया, आपने समय दिया। सर आप जुड़े, आपने अपना समय दिया, खूब शुक्रिया। और आप सभी ने देखा, आपका खूब सारा शुक्रिया, और आगे देखेंगे ऐसा पूरा विश्वास।